बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से शहर में मनोज अपनी पत्नी रीमा और अपनी 10 साल की बेटी छाया के साथ हंसी खुशी रह रहा था। मनोज और रीमा अपनी बेटी छाया को बहुत प्यार करते थे। उनके घर में इतने पैसे नहीं होते थे कि वो छाया की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करते थे कि छाया को दुनिया की सारी खुशी मिले। एक दिन की बात है, जब मनोज शाम को बड़ा उदास होकर घर लौटा था। अरे, आप कुछ सामान नहीं लेकर आए? मैंने आपको सुबह बोला था ना। रीमा, आज मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो यहाँ से सब बेचकर कहीं बाहर देश जा रहा है। हे भगवान, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब अचानक आप दूसरा काम कैसे ढूंढोगे? और अब हम क्या करेंगे? मनोज अगले ही दिन काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। बेचारे को सुबह से रात हो जाती है, पर एक भी जगह उसे कोई काम नहीं मिल पाता। बेचारा मनोज निराश होकर घर लौट रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि कारीगर की जरूरत है। बाहर कुछ खिलौनों के चित्र भी बने होते हैं। शुक्र है, कहीं तो जगह खाली है। बस भगवान, मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए तो मुझे चैन पड़े। मनोज अंदर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ खिलौने ही खिलौने पड़े हुए हैं। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। नमस्ते सर। हाँ भाई, बोलो, कौन हो तुम? जी, वो मैंने बाहर आपका बोर्ड देखा। आपको काम के लिए किसी की जरूरत है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, ये मेरी खिलौनों की फैक्ट्री है। दिन में ये सारे खिलौने बनाए जाते हैं और रात को इनकी पैकिंग होती है। रात को? मतलब मुझे रात को आना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा रात का काम होगा और सुबह होते ही तुम घर चले जाना। तनख्वाह तुमको 10,000 दूंगा। 10,000? 10,000 सुनते ही मनोज के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पिछली नौकरी में उसे बस 5,000 रुपए ही मिलते थे। मनोज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो झट से हाँ कर देता है। मनोज ये बात बड़ी खुशी खुशी जाकर रीमा को बताता है। रीमा पहले तो रात की नौकरी की वजह से परेशान हो जाती है, पर तनख्वाह सुनकर उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। और रीमा और मनोज से ज्यादा खुशी तो छाया को हो रही होती है। वाह, अब बाबा एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करेंगे। ये तो कितना अच्छा है ना माँ। अब तो बाबा मेरे लिए सुंदर सुंदर खिलौने भी ला सकेंगे। बस फिर अगली रात मनोज काम करने के लिए फैक्ट्री चला जाता है। वो अच्छे से एक एक खिलौने को डब्बे में पैक कर रहा होता है, पर जब उनको डब्बे में डाल रहा होता है तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई खिलौने हैं, बल्कि जीते जागते महसूस होते हैं। मनोज को कई बार ऐसा महसूस होता है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। पूरी रात काम करने के बाद मनोज अपने घर आकर सो जाता है। अब जैसे ही सुबह छाया उठती है, वो मनोज को आकर उठाने लगती है। मनोज जब फिर से फैक्ट्री जाता है तो बड़ा हिचकिचाते हुए वो अपने मालिक से बोलता है। साहब जी, वो मैं पूछ रहा था कि क्या मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से कोई खिलौना ले जा सकता हूँ? वो दरअसल जब से उसे पता चला है कि मैं एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करता हूँ, तब से मेरे पीछे पड़ गई है कि बाबा खिलौने कब लाओगे। देखो, गलती से भी एक भी खिलौना यहाँ से लेकर मत जाना। तुम्हारी बेटी को खिलौने चाहिए तो जाकर कहीं और से लो। मनोज डांट सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाता और वापस अपने काम में लग जाता है। उस रात जब मनोज खिलौने को डब्बों में पैक कर रहा होता है तो उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज आती है। मनोज पीछे मुड़कर देखता है तो खिलौने इधर से उधर चल रहे होते हैं और उनमें से ही आवाजें आ रही होती हैं। मनोज जाकर उन खिलौनों को उठाकर उनकी बैटरी चेक करता है। मनोज बड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर खिलौने बिना बैटरी के चल कैसे रहे हैं। वो इस बारे में मालिक को बताने के लिए जाने लगता है, पर फिर अचानक उसको याद आता है कि मालिक पहले ही गुस्से में है और वो वापस आ जाता है। अब मनोज के साथ रोज अजीब अजीब चीजें होने लगती है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता। धीरे धीरे करके एक हफ्ता भी बीत जाता है और फिर मनोज अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने दूसरी दुकान पर जाता है। मनोज बहुत दुकानें देखता है, पर कहीं उसे ऐसे खिलौने नहीं दिखते जो उसकी फैक्ट्री में बनते थे। मनोज निराश होकर घर आ जाता है। कल छाया का जन्मदिन है और मुझे उसके लिए सबसे सुंदर खिलौने लाने ही होंगे। एक काम करता हूँ, आज रात चुपके से एक खिलौना चुराकर
छाया के लिए ले जाऊंगा। एक खिलौने से मालिक को वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। मनोज बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जब रात को फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसे वहां एक बड़ी सुंदर गुड़िया दिखती है, जिसे वो अपनी शर्ट में छुपाकर घर ले आता है। अब जैसे ही सुबह छाया उठती है तो अपने बिस्तर पर इतनी सुंदर गुड़िया देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। ये तो बहुत सुंदर है बाबा, आप बहुत अच्छे हो। छाया उस गुड़िया को पाकर बड़ी खुश होती है। पूरा दिन वो उसके साथ कमरे में बातें करते रहती है। हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती है। रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं तब भी वो उसे अपने साथ ही ले आती है। अरे अब तो इसे कमरे में रख कर आ बेटी, पर इसने बोला था कि इसको भी खाना खाना है। अच्छा, तो तुम्हारी गुड़िया बोलती भी है? हाँ माँ, देखो मैं अभी इसे बुलवाती हूँ। मिनी बताओ तुमको आज क्या खाना है? मुझे बस दूध पीना है। अरे ये गुड़िया तो सच में बात कर रही है। ये तो कमाल का खिलौना है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरा नाम मिनी है। हाँ हाँ ठीक है मिनी। मनोज तो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसकी लाई हुई गुड़िया उसके बेटी के ऊपर कितनी बड़ी खतरा बन गई है। जब रात को छाया उस गुड़िया को अपने पास सुला रही होती है तो आधी रात में वो गुड़िया उठ खड़ी होती है। गुड़िया अपने आप खड़ी हो जाती है और चलते हुए रीमा के पास आने लगती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसती है और रीमा से बोलती है, चलो दूर हटो मेरे दोस्त से। छाया चलो तुम मेरे साथ चलो। रीमा छाया का हाथ पकड़ लेती है और वो चिल्लाने लगती है, अभी समझाया था ना तुमको, इससे दूर रहो। ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई भूतिया खिलौना है, इससे दूर रहो बेटी। नहीं माँ, ये मेरी दोस्त मिनी है और ये बहुत अच्छी है, मैं इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगी। गुड़िया रीमा का हाथ पकड़कर छाया से दूर कर देती है और उसके सामने छाया को कमरे में ले जाती है। रीमा की हालत बुरी हो रही होती है। घर पर मनोज भी नहीं होता। मुझे इस भूतिया खिलौने से रीमा को दूर करना होगा, वरना पता नहीं ये मेरी बच्ची के साथ क्या करेगी। इधर रीमा उस गुड़िया से परेशान थी और उधर मनोज के साथ अचानक एक अजीब घटना हुई। रात को काम करते करते मनोज के हाथ में चोट लग गई और अचानक उसकी उंगली से खून आने लगा। खून इतनी तेज बह रहा था कि फर्श पर टपकने लगा। मनोज अपनी उंगली पर कपड़ा बांधने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा और जब वापस आया तो उसने देखा कि कुछ गुड़िया जमीन पर पड़े खून को चाट रही हैं। मनोज की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये सब खिलौने भूतिया खिलौने हैं। ये सब भूतिया खिलौने हैं। मुझे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मनोज वहां से भागने लगता है, पर तभी दो गुड़िया उसका पैर पकड़ लेती हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। जाने दो मुझे। मालिक, मालिक, मुझे बचाओ। मनोज अपने मालिक को आवाज देता है और जैसे तैसे वहां पहुंचता है, पर कुर्सी पर उसके मालिक की जगह बस एक गुड्डा होता है। मनोज कोने में पड़ा एक डंडा उठाता है और जोर से उस गुड़िया के सर पर दे मारता है। उसके बाद वो वहां से भागता हुआ बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे वहां एक चौकीदार मिलता है। चोर, चोर, चोर। नहीं, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं वो उस फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूँ और उस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। वहाँ खिलौने बोलते हैं, चलते हैं। वो कोई भूतिया खिलौने हैं। अरे भाई, वो फैक्ट्री तो कब की जलकर खत्म हो चुकी है और उसमें सालों से कोई नहीं गया। हाँ, साल पहले वहाँ एक आदमी ने खिलौनों की फैक्ट्री खोली थी। उस आदमी की एक बेटी थी जिसके नाम पर यह फैक्ट्री थी। एक दिन उस लड़की का जन्मदिन था तो वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ लेकर आई थी ताकि उनको उनकी पसंद के खिलौने गिफ्ट के तौर पर दे सके। पर अचानक वहाँ एक हादसा हो गया और आग लग गई। सारे बच्चे उस आग में जलकर मर गए। मनोज को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। घर पर रीमा छाया के कमरे का दरवाजा पीट रही होती है। मनोज दरवाजे को जोर से धक्का मारता है और दरवाजा तोड़ देता है। सामने गुड़िया और छाया साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। मनोज और रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उस गुड़िया को कैसे खत्म करे, पर अचानक मनोज को समझ आता है। वो जल्दी से रसोई से केरोसिन ऑयल लेकर आता है और गुड़िया के ऊपर डाल देता है। उसके बाद वो जलती हुई एक माचिस की तिल्ली उसके ऊपर फेंकता है। वो रात उस परिवार के लिए काली रात थी। अगली सुबह उनके जीवन में एक नई सुबह थी।
मनोज घर से काम ढूंढने निकला और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और दोबारा कभी वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेकर नहीं आया।